वहां भीमताल में विकासवादी एक होटल बन रहा है हमारे विधायक जी का, राम सिंह खड़ा जी का, मैं नाम लेके बता रहा हूँ आपको, बाईपास पर। उनकी बिल्डिंग को 4 मंजिल को विकास प्राधिकरण ने सेम जमीन पर पास कर दिया। उसके बगल में मनोज दुर्गापाल का है और उसको कह रहे हैं कि तुम तोड़ो। जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो सारे कॉलोनियों को काटने में लगे हैं। उनकी कॉलोनियां वैध है और कोई दूसरा काटे तो अवैध है। लोग सेटिंग गेटिंग में लगे हैं। लोगों को राज्य के प्रति चिंता ही नहीं है। 25-25, 30-30 लाख रुपए जिला पंचायत सदस्य, 50 लाख रुपए जिला पंचायत सदस्य की कीमत और 5 से 10 लाख रुपए क्षेत्र पंचायत सदस्य की कीमत लगी। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल ऐसा नहीं रहा कि जिसने ईमानदारी से इस राज्य को संवारने और सजोने का काम किया। 5 साल वो कमाते हैं, 5 साल बाद उसी पैसे को उल्टा जनता में बांटते हैं। शराब और नशे का स्लो पॉइजन जिसे कह सकते हैं, स्लो पॉइजन देकर वो सत्ता दोबारा से इनके इन प्रकरण से प्राप्त कर लेते हैं। राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा पहाड़ अगर खाली हुए तो उत्तराखंड। नमस्कार, मैं विशाल शर्मा, आपकी गूंज पॉडकास्ट स्टूडियो में। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से, शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं, एक ऐसा अपने काम से, अपनी प्रतिभा से, जिन्होंने आज उत्तराखंड को आजाद हुए कहने में तो 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज उत्तराखंड जिस वर्तमान स्थिति में है उनको लेकर के हम बात करेंगे और कई मुद्दों को लेकर बात करेंगे। जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी, कई सारे महत्वपूर्ण पदों पे आप रहे हैं और बेबाक तरीके से आप समाज में, समाज के उत्थान के लिए आप अपनी बात रखते हैं। तो आज हम बात करते हैं हरीश पनेरू जी से। आपका स्वागत है पॉडकास्ट स्टूडियो में। नमस्कार शर्मा जी, प्रणाम प्रणाम, थैंक यू। मैं पनेरू जी, आपसे इंट्रोडक्शन तो बहुत लंबा आपका हो सकता है, क्योंकि आप बड़े बेदाग तरीके से समाज में, समाज हित के लिए आप निरंतर देख रहे हैं, कई वर्षों से आप काम कर रहे हैं और आप सरकार में दर्जा राज्य मंत्री भी रहे। लेकिन आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण, जो आपके पास ना चाहते हुए जो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी रही है और जो आज जिस जिम्मेदारी को लेकर के क्योंकि सरकारें आती हैं जाती रहती हैं, और जिस महत्वपूर्ण जो टैग आपके ऊपर है, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी। क्या उत्तराखंड को बने हुए 25 वर्ष हो गए, क्या इसी सपने के साथ, इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड को लेकर के आपने लड़ाई लड़ी थी? क्या इसी उद्देश्य को लेकर के इतना बड़ा त्याग बलिदान कई हमारे साथियों ने करा? कई गोली कांड हुए, खटीमा कांड हुआ, मंसूरी हुआ, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ, कई सारे ऐसे कांड हुए, कई शहीद हुए हमारे। क्या आपको कभी आज ऐसा लगता है कि वो जो त्याग हमारे उत्तराखंड के पहाड़ के जो लोगों ने दिया था, क्या उसको न्याय मिला? क्या जिस स्थिति में आज उत्तराखंड है, क्या बिल्कुल आपको लगता है कि हर तरीके से फिट है मामला? और क्या रोजगार, पलायन, ये सारी चीजों को लेकर समस्याएं दूर हो चुकी हैं? तो आज इसी को लेकर के हम आपसे बात करेंगे। निश्चित रूप से राज्य के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी थी, हमने छात्र जीवन से ही, यानी जब हाई स्कूल इंटर, तब से हम इस आंदोलन में कूदे हैं। और 96 के दौर में हम 94, 95, 96 जब आंदोलन चरम पे था, हमने तराई में, जहां उत्तराखंड के अलग, उत्तराखंड से अलग ऊधम सिंह नगर ऊपर जिले में, वहां हमने राज्य की आवाज को गूंज किया और लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया कि आप राज्य के साथ रहो। जहां तक राज्य की अवधारणा का जो सवाल था, जो हमारे सपने थे, मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल ऐसा नहीं रहा कि जिसने ईमानदारी से इस राज्य को संवारने और सजोने का काम किया। जो राज्य की अवधारणा थी, जिस उद्देश्य से हमने राज्य बनाया था, वो सपना अभी अधूरा है। और पहाड़ में पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। और जितने हमारे विधायक माननीय बने हैं, और उनका इस ओर ध्यान नहीं है, इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, चाहे वो किसी राज्य का। अधिकतर लोग अपने निजी स्वार्थों से, अधिकतर लोग, उसमें कुछ लोग अच्छे भी हैं, अधिकतर लोग निजी स्वार्थों के कारण इस उत्तराखंड की राजनीति को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ा योगदान उनका है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब मुख्यमंत्री किसी अच्छे काम के लिए कोई मुख्यमंत्री पहल करता है तो विधायक उस पर दबाव बनाने लगते हैं, और जब दबाव बना लगते हैं तो मुख्यमंत्री को लगता है कि मुझे अपनी कुर्सी, फिर उसे राज्य नहीं दिखाई देता, मुझे अपनी कुर्सी दिखाई देगी। वो सोचता है कि मैं विधायक वहां विरोध लूंगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। तो ये राज्य का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग
सत्ता पर काबिज हो गए, जो राज्य के प्रति जिनका लगाव नहीं है, और उनका लगाव सिर्फ अपने परिवारवाद से है, अपनी संपत्ति से है, अपने ऐशो आराम से है, उनकी राज्य की जो प्रति उनकी जवाबदेही थी, उस जवाबदेही के प्रति उनका नहीं है। वो ये जानते हैं कि जो आने वाला जो चुनाव होगा, उस चुनाव में हमको कैसे चुनाव जीतना है, उसी छल प्रपंच पर लगे रहते हैं कि कितना मैंने पैसा कमाना है, कितनी मैंने शराब बांटनी है, कितना मैंने मुर्गा बांटना है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और जितने हमारे पंचनाम देव हैं, चाहे वो बाबा बद्री हैं, चाहे केदार हैं, और हमारे अभी धराली में बहुत बड़ी बादल फटने की जो घटना हुई है, ये हमारे पहाड़ को झकझोर देने वाली घटना है। उससे पहले केदारनाथ आपदा हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान भी इस बात से नाराज हैं, और वो बार बार हमको सचेत कर रहे हैं कि पहाड़ के लोगों, देवभूमि के लोगों, देवता की, शिव जी की और पंचनाम देवों की भूमि है। इस भूमि में अन्याय, अत्याचार जो हो रहा है, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि भगवान नाराज है, और तभी वो बार बार अपना, शिव जी अपना डमरू बजा के थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि सचेत कर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी सचेत नहीं हो रहे हैं। अवैध रूप से पहाड़ों का कटान हो रहा है। अनियमित जो पहाड़ में जो विधायक निधि की जो सड़कें हैं, उन सड़कों, वो पहाड़ों को ऐसे काट दिया गया कि जैसे वो नाले बनाते हैं, वो सड़कें न पैदल चलने लायक हैं और न वो गाड़ी जाने लायक है। वो सड़कें एक नाले का रूप धारण कर रही हैं। तो इसलिए बड़ा चिंता है, और मन में पीड़ा होती है कि हमने ये राज्य क्यों बनाया। हमने ये राज्य इसलिए नहीं बनाया था। हमने ये राज्य इसलिए बनाया था कि यहाँ के मुख्यमंत्री अगर होंगे तो उससे आम जन से, मुख्यमंत्री जनता से आराम से मिलेगा। छोटा राज्य होगा, यहाँ का डीएम होगा तो आराम से जनता से मुखातिब होगा, यहाँ का कमिश्नर होगा तो आराम से मिलेगा, यहाँ के राज्यपाल होंगे तो जनता के सामने आराम से जनता उनसे अपने दुख दर्द कह सकती है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि आप देश के गृह मंत्री से मिल सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, लोग जो जो अप्रोच करते हैं जब भी सरकार है, लेकिन उत्तराखंड के गवर्नर से मिलना, यहाँ के जिलाधिकारियों से मिलना, यहाँ के कमिश्नर से मिलना बहुत कठिन काम हो गया। तो जब आदमी को, किसी को न्याय नहीं मिलता, वो गवर्नर की ओर देखता। आपने पिछले दिनों घटना देखी होगी कि डेमोक्रेसी के लिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं भी अभी राज्यपाल साहब के यहाँ गया था, तो मैंने मिलने के लिए मेल डाली। वो कहते हैं स्टाफ नहीं। अरे भाई, जो सर्वोच्च श्रेणी हमारी न्यायपालिका की या संविधान की या व्यवस्थापिका की, राज्यपाल और प्रथम नागरिक से जो आदमी, जिसको कहीं न्याय नहीं मिल रहा, वो अगर राज्यपाल के दरवाजे पर जा रहा है, अगर राज्यपाल साहब नहीं मिल पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा संकेत नहीं। इसको कहने में मुझे कोई संकेत नहीं, और इससे मैं बड़ा पीड़ित और आहत हूं कि राज्य में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो छोटा राज्य, यहाँ 70 विधायक है, यहाँ इजीली खोलो ना। इसको, सिस्टम को चेंज करना चाहिए। हम एक तरफ कहते हैं कि हम जनता के सरोकारों से जुड़े हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ लोग अपने मुद्दे उठा रहे हैं, सेटिंग गेटिंग का फार्मूला चल रहा है। 5 साल वो कमाते हैं, 5 साल बाद उसी पैसे को उल्टा जनता में बांटते हैं। शराब और नशे का स्लो पॉइजन जिसे कह सकते हैं, स्लो पॉइजन देकर वो सत्ता दोबारा से इनके प्रकरण से प्राप्त कर लेते हैं, और फिर वही 5 साल भ्रष्टाचार का खेल चलता है। मुझे एक बात बताइए, आपने बहुत कई गहरी बातें बोली हैं, नशे की बात भी करी है, और नशे को लेकर के आपने अभी हाल में बुद्ध पार्क में भी आपने एक छोटा सा धरना भी दिया था। नशे को लेके हमारा पूरा उत्तराखंड जो वर्तमान स्थिति में है, नशे का बिल्कुल हब बन गया। पहले तो बड़े जो शहर हैं हमारे उत्तराखंड के, हरिद्वार, देहरादून या हल्द्वानी, जो बड़े 2-4 बड़े शहरों में काउंट होते हैं, उन्हीं में होता था। अब तो आप कहीं किसी कोने में चले जाइए, वहां के बच्चे जो है नशे पे लिप्त हैं। तो नशे को लेकर के क्या लगता है कि क्या उत्तराखंड की जो सोच थी, शराब, कहते हैं कि शराब बैन होनी चाहिए, शराब को लेके सबसे बड़ा रेवेन्यू हमारे उत्तराखंड में, पहाड़ के पहाड़ जो बिक गए हैं, तो वहां की महिलाओं का इल्जाम है कि भाई नशे के कारण, शराब के कारण, शराब के नशे में जो है जबरदस्ती साइन हो जाते हैं, या एक दारू की बोतल में कई पहाड़ बिक जा रहे हैं, लोगों के खेत खलियान बिक जा रहे हैं। तो नशे को लेकर के सरकार वर्तमान जो कार्य कर रही है, या बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग हम देखते हैं, तो आपको लेकर के, आप कभी इसको लेकर के बहुत सक्रिय तरीके से पहल नहीं करना चाहते? नहीं, मैंने मार्च में, आपने देखा, मैंने शराबबंदी के लिए एक अभियान चलाया था। लेकिन कुचक्र और अत्याचारियों ने उस आंदोलन को भी दबाने का काम किया। मैं लगातार नशे के, मैं ये कह रहा हूँ कि जब गुजरात में मोदी जी हमारे आते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पुष्कर धामी जी, उनको यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कहा जाता है, सारे
जमीन से लेकर आसमान तक उन्हीं की सरकार है। पहाड़ में जब गुजरात में शराबबंदी हो सकती, पहाड़ में शराबबंदी क्यों नहीं हो सकती भाई? क्यों नहीं नशा यहाँ बंद हो सकता है? बिहार बल्कि बैकवर्ड एरिया, वहां पर शराबबंदी है। हाँ, तो मैं वही वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पहाड़ का मुद्दा होना चाहिए कि शराबबंदी, यहाँ रोजगार दो ना। आप शराबबंदी, आप राजस्व, आपने कहा कि राजस्व प्राप्त करने के लिए नारायण दत्त तिवारी ने 500 फैक्ट्रियां ही सिडकुल रुद्रपुर में लगाई, तो उससे कितना राजस्व, आज कितना टैक्स मिल रहा है? आपके पास विजन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज के नेता विजन विहीन है, उनके पास विजन नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे स्टेट को चलाया जाता है। मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, जो भी नेता, जो भी मंत्री बन रहे हैं, उनको विजन नहीं है। उनके पास विजन एक है कि फाइल लाओ, वो फाइल का वजन सुबह से शाम तक नापते हैं, उसमें सेटिंग गेटिंग करते हैं, पर उसी में वो मस्त है। उनको आगे का विजन नहीं कि कहाँ से राजस्व आएगा, कहाँ इंडस्ट्री खोलेंगे, पहाड़ों में नई चीज खोलेंगे। राजस्व कमाने के लिए 50 चीजें है ना। पहाड़ में पानी, बिजली पहाड़ के लोगों को फ्री मिलना चाहिए। अब हम यहाँ बिजली उत्पादित कर रहे हैं, बिजली हमारे लोग जो है बिजली बहुत महंगी है। तो भाई आप ये अभी जमरानी बांध बन रहा है, टिहरी बांध बना है, इतने बांध आपने बना दी। इन बांधों की वजह से हमारे राज्य के लोगों को जो ये हो रहा है, आने वाले टाइम में जो वैज्ञानिक है वो भी कह रहे हैं कि इसकी वजह से भी थोड़ा जो ये बादल फटने की घटनाएं और पहाड़ का अनैतिक रूप से जो दोहन हो रहा है, जो नुकसान मरने दबने के लिए हमारे लोग, और बिजली फ्री देने के लिए हमारे लोग नहीं। तो ये विडंबना है। और मुझे ऐसा लगता है कि राजनेताओं में इच्छा शक्ति नहीं है। इस इच्छा शक्ति के कारण जो ये जमीनी मुद्दे हैं, जो पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, ये इसको कोई जो प्रसिद्ध थी हमारे ऊपर, जो इसको अटैक करना चाहिए था और इसको इसका लाभ जो मिलना चाहिए था, वो पहाड़ को नहीं मिल पाया। आपने एक बात करी अभी बहुत अच्छी, और कल 2-3 दिन पहले की घटना घटी है, जो उत्तरकाशी में इतनी बड़ी घटना घटी है। 2013 में भी एक रिपोर्ट आई थी कि भाई स्पष्ट केंद्र के मंत्रियों ने वहां जो हमारे पर्यावरण को लेकर के भी बात करी गई कि यहाँ पर जो विकास के नाम पे जो छोटी छोटी रोडें बनाई जा रही हैं, या पहाड़ की बात करें 4 लाइन और ये वही मेन, इसके कारण जो है आज केदारनाथ धाम जो है एक टूरिस्ट स्थल बन गया है। जो इतना जब कटान होता है, इतना डेवलपमेंट कंक्रीट के जो बड़े बड़ा जंगल टाइप के बन गए हैं भाई, ओरिजिनल जंगल कट गए हैं, तो क्या ये विनाश के या आपदा का कारण नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल मैं इसको मानने में, जो पवित्र स्थान है हमारे, वहां पर जो है लोग दारू की बोतल लेकर, वहां डीजे चलाकर वहां डांस कर रहे हैं, अश्लील गाने चल रहे हैं। ये देवभूमि की संस्कृति नहीं है हमारे यहाँ। आज देखो आप, लोग जहाँ पर जो है रास्ते में वो नाचने लग जा रहे हैं, पैंट में ही नाचने लग जा रहे हैं, उसका वो उपवास कर रहे हैं। मैं तो ये उपवास ही कर सकता हूँ। हमारे यहाँ जब डंगरी नाचते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक ड्रेस है, धोती पहननी है आपको, और भोजन क्या करना है। तब फिर वो हुड़का और जो उसके गायक फगार होते हैं वो गाजते हैं, वो देवता को अवतरित करते हैं। तब फिर देवता अवतारित होता है, तब फिर वो अपनी वाणी से न्याय और जो भी बातें होता है आशीर्वाद देते हैं। तो एक कहानी, आज सड़क पर देखो, जहां देखो वहां जो है हमारे देवी देवताओं का भी एक तरह से मजाक बन रहा है। तो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। हम ये कहते हैं कि जो हमारी परंपरा पुरानी, जो हमारी बुजुर्गों से, हमारे पितरों से जो दिया हुआ हमारे नियम कानून है, उसका पालन हम करेंगे तो मुझे लगता है कि देवभूमि भी सुरक्षित रहेगी, हमारी संस्कृति भी सुरक्षित है। वो ना हो करके हम उसको वैज्ञानिक युग में ये कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया का युग आ गया, लोग फोटो में छाने के लिए कुछ भी फोटो डाल देंगे। अरे भैया ऐसा मत करो, ये देवताओं की भूमि है। यहाँ पहले जो है इलाज के लिए भी आज भी 50% लोग आज भी टीके और चावल के दाने बचाते। तो जहां इतना बड़ा विश्वास, आस्था का प्रतीक है, उस आस्था के प्रतीक को हम सड़क पर कैसे नचा सकते हैं? नहीं, एक बात और भी है, जब कहीं न्याय नहीं मिलता तो आज भी हम गोलजू मंदिर में जो है यहाँ के लोग एक विश्वास के रूप में, मैं वही कह रहा हूँ। तो उसकी भैया उसकी रक्षा भी उतनी करनी पड़ती, उसकी रक्षा, उसकी सेवा, उसके प्रति आस्था, उसके नियम कानून, उसको फॉलो करेंगे तो तब वो हमको फलीभूत होता है। अब हम उसकी सेवा कर नहीं रहे हैं, जूते चप्पल पहन के, शराब पी के, कई ऐसे पहाड़ों में मदिरे का सेवन करके, ऐसे मंदिरों में भी कई ऐसे असामाजिक तत्व घुस जाते हैं। उससे क्या होता है कि भगवान जो है उतने खुश नहीं रहते हैं, फिर वो लगते हैं कि तांडव हो रहा है। तो तांडव जो होता है तो उसमें फिर अच्छा संकेत नहीं जाता। एक बात और जानना चाहूंगा, आज 25 वर्ष से अधिक हो गए हैं, क्या आज भी हम ये दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे को लेकर के जो छींटाकशी हो रही है और जनता में एक बार बात आ रही है गैरसैंण को लेके, आपकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने बोला कि हमारी सरकार आएगी तो हम फिर गैरसैंण की राजधानी बनाएंगे। एक बार पूर्ण बहुमत सरकार रही, तब गैरसैंण क्यों नहीं बना, और गैरसैंण को लेकर के इतने वर्ष क्यों लग गए? अगर बनाना था तो स्थायी राजधानी शुरू बना दे जब आपकी सरकार थी। तो इसको, ये जनता को गुमराह करना नहीं हो गया इस बात को लेकर के?
में अगर आप मुझसे सच पूछेंगे एक राज्य आंदोलनकारी के हैसियत से, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजधानी के नाम से लोगों ने लगातार इस राज्य में जो है राजनीति की है। लेकिन हरीश रावत जी का जहां तक मंतव्य है, हरीश रावत जी दिल से चाहते हैं कि गैरसैंण राजधानी हो, क्योंकि वो एक राज्य आंदोलनकारी थे। उन्होंने हमारे साथ राज्य आंदोलन में उधम सिंह नगर में कई कूच किए हैं। तो हरीश रावत जी का जो मन है वो गैरसैंण के प्रति होगा, लेकिन राजनीतिक जो फायदा और नुकसान हम देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो इससे हमारा तराई का हिस्सा हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, ये जिले मिले, इस जिले को खुश करने के चक्कर में हम पहाड़ की जो मेन समस्या है उनको अपने राजनीतिक बैलेंस के लिए उनको हम उबार नहीं पा रहे। यही कारण है कि गैरसैंण राजधानी नहीं बन रही। अगर माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने ये कहा था कि जब राज्य बना था तो उन्होंने कहा था कि राजधानी का मुद्दा छोड़ दो और इसको विकास की ओर लगो। या तो हम स्पष्ट कर दें, सारे दल, हाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि भाई गैरसैंण से नीचे दोनों दल अपने मैनिफेस्टो में लाए, गैरसैंण से नीचे कोई मंजूर नहीं। अच्छा, जब भाजपा रोज कहती है कि मैं भाजपा पर सवाल कर रहा हूं, भैया केंद्र से मोदी जी से लेकर राष्ट्रपति कौन सी जगह नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर आसमान तक सब आप ही आप हो। तो भाई तुमको किससे पूछना है? बनाओ ना, सीधे लोकसभा में लाओ कि गैरसैंण राजधानी और सारे विधायक। मुझे लगता है वो पर्यटन स्थल बन गया, पिकनिक स्पॉट है। आपको मैं एक बड़ी बात, आप राजधानी की बात करती भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित किया था। वो कमिश्नरी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने वो अस्तित्व में नहीं आ पाई आज तक, वो नहीं आ पाई कमिश्नरी। तो गैरसैंण जाना कौन चाह रहा है? गैरसैंण जाना कौन चाह रहा है? तराई के विधायक जाना नहीं चाहते, वो कहते हैं पहाड़ियों का राज्य है, हम वहां जाएंगे नहीं। तो पहाड़ियों के राज्य के चक्कर में तराई के लोगों को विरोध न झेलने के लिए ये फुटबॉल कर रहे हैं राजनीति के नाम से। मैं इसमें कहने में कोई संकोच नहीं। और पहाड़ की जनता जिस दिन जाग जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि एक नए आंदोलन की और सुगबुगाहट होने लग गई पहाड़ में। पहाड़ के लोग जहां देखो वहां उनके अंदर एक आज अनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने को। वो सोच रहे हैं कि यार बाहर से ऑफिसर आ रहा है, वो हमारी बात को नहीं सुन रहा, किसी अधिकारी से हम मिलने जा रहे हैं, वो नहीं हो रहा। तो पहाड़ का विकास कहाँ हुआ? पहाड़ आज देखो, पलायन सारा पहाड़ राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा पहाड़ अगर खाली हुए तो उत्तराखंड में हुए। क्यों हुए ऐसा? ये सवाल कोई पूछ रहा। अच्छा, 25 वर्षों में क्या उत्तराखंड में इस लायक यहाँ के लोग नहीं बने? आज भी मेरे ख्याल से 40% ज्यादा अधिकारी बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश या दूर राजस्थान के कई प्रदेशों के जो है यहाँ पर पदाधिकारी हैं। उत्तराखंड के क्यों नहीं भाई पदाधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, IAS PCS, क्यों नहीं यहाँ पर उत्तराखंड मिल पा रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि सरकारी स्कूलों में टीचरों की वैकेंसियां खाली हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि पहाड़ में क्या टैलेंट नहीं है या सरकार चाह नहीं रही? नहीं, ये देखिए, पहाड़ में टैलेंट तो इतना है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लिटरेसी में सबसे ज्यादा जाना जाता है केरला। केरला के बाद उत्तराखंड, अल्मोड़ा हमारा जिला होता था पूरे हिंदुस्तान में कि सबसे ज्यादा जो है उसमें पढ़े लिखे लोग होते थे। लेकिन क्या ये हमारा दुर्भाग्य कह सकते हैं कि पहाड़ के लोगों के जो ज्ञानवान लोग हैं, क्योंकि ज्ञानवान लोग बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा सेटिंग गेटिंग नहीं कर लेगा, इसलिए उसको उस पोस्ट से हटा दिया जाता है। सेटिंग गेटिंग आज भी मलाईदार पोस्टों पर वही अधिकारी हैं प्लेन्स के, वो इसलिए हैं कि वो सारे उल्टे सीधे काम कर लेते हैं। पहाड़ का आदमी स्वाभिमानी होता है, वो नहीं कर पाएगा, वो संकोची होगा, वो सोचेगा यार मैं गलत काम करूंगा तो कल को मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए पहाड़ के अंदर विजन की कहीं कमी नहीं। आज पूरे देश को लीड, अगर आज भी कोई लीड कर रहा है पूरे देश को, तो उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं। जब हम देश को लीड कर सकते हैं तो उत्तराखंड में क्यों नहीं लीड कर सकते? उत्तराखंड में छोटा हो गया, यहाँ लोग पैसे के लिए, उनके पास पैसे के लिए नेता मोहताज है, वो पैसा कमाने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों को उन पदों पर बैठा रहे हैं। ये मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज में लिस्ट भी दिखा सकता हूँ। आप एक बात बताइए, मेरे को जो बहुत टाइम से ऐसा आपकी तरफ से कई बार कई धरनों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, जो भ्रष्टाचार को लेकर के आप जो है सरकार पर इस समय भाई उग्र हो रहे हैं, और भ्रष्टाचार को लेकर के वर्तमान सरकार में खुद भी कई जो है नेताओं ने भी कहा है कि हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, खनन में भी कई ने स्वीकार करा है, और रोजगार के नाम पर भी जब बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। भ्रष्टाचार क्या आपको लगता है चरम सीमा पर है या नहीं है? भ्रष्टाचार की अति पराकाष्ठा चरम से भी चरम पर है। मुझे लगता है कि ये अन्याचार, अत्याचार, व्यभिचार का खात्मा कब होगा? खनन में ले लीजिए आप, विकास प्राधिकरण के नाम से खुलेआम जिस रूलिंग पार्टी के मेयर ने कहा भाई 2-2 लाख रुपए मकान के नक्शे, हमने भीमताल में धरना दिया, मैं वहां मोह कालिक पोतने गया था सचिव के, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। तो उसके बाद वहां कार्रवाई रोकी, और वहां भीमताल में विकास प्राधिकरण एक होटल बन रहा है हमारे विधायक जी का, राम सिंह कड़ा जी का, मैं नाम लेके बता रहा हूँ आपको, बाईपास पर।
उनकी बिल्डिंग को 4 मंजिल को विकास प्राधिकरण ने सेम जमीन पर पास कर दिया, उसके बगल में मनोज दुर्गापाल का है और उसको कह रहे हैं कि तुम तोड़ो। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है भाई? आपने किसको, अभी ये मैं रामगढ़ का देख रहा हूँ, रामगढ़ में वो लाखन नेगी ने स्कूल बनाया, उसको कह रहे हो आप जो है आपके गलत है, जांच करने जा रहे हो। कासरड्रीन में वहाँ हजारों होटल हैं जो बाहर के बिल्डर्स ने बनाए, जो पहाड़ को खोखला कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? कार्रवाई एक पैमाना होना चाहिए ना कार्रवाई। ये थोड़ी कि विशाल शर्मा हरीश मनेरू की भाषा नहीं बोल रहा है तो तुम्हारी जांच करा दूंगा। अरे जांच दोनों की कराओ, जो गलत है उसको जेल डालो। क्या ये सब चीजों को देखते हुए आपको ऐसा कई बार नहीं लगता, कई जनता तो इस बीच में कई बार आवाज उठा चुकी है कि अब ऐसा लगता है कि भाई तीसरे विकल्प की आवश्यकता है उत्तराखंड को? क्या आप इस बात को किस नजर से देखते हैं? क्या तीसरे विकल्प की अब जरूरत आन पड़ी है क्या उत्तराखंड को? देखिए, अब ये मेरा मानने से नहीं होता, लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीतिक दलों में नकेल कसने के लिए निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को शराब, बिजली और जो यहाँ का स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब मुद्दों को लेकर शराबबंदी, बिजली फ्री, स्वास्थ्य फ्री और शिक्षा फ्री पहाड़ पे मॉडल स्कूल के रूप में, और सड़कों का जाल बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नहीं कि अनैतिक रूप से काट दिया। तो इन मुद्दों पर जनता को एक होना चाहिए, और इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो टोटली फेल हुई है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपने देखा होगा कई बार मैं अपनी पार्टी के को भी निशाने पर ले लेता हूं। निशाने जहां गलत होता है वो हरीश मनेरू बोलता है, अगर कहीं अच्छा काम होता है तो हम बोलते हैं। 5 साल में आपकी केंद्र से यहां तक की सरकार है, आप 5 साल में आपने उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं करी? लोकायुक्त नियुक्त होता तो भ्रष्टाचार के मुद्दे बहुत सारे, वो मुद्दा आपने गायब कर दिया। आपने पहाड़ में शिक्षा की व्यवस्था आपने कहा क्लस्टर वाइज स्कूल कर दिए, यानी एक ब्लॉक में एक स्कूल विकसित हो गया, यानी बाकी स्कूलों को आप खराब करना चाह रहे हो। तिवारी जी ने कितने स्कूलों को उच्चीकृत किया, उन स्कूलों को आज बर्बाद करने, बंद करने का फरमान जारी किया रहा। मैंने उसके लिए भी धरना दिया, शिक्षा मंत्री जी से मिला, फिर उनका बयान आया कि हम बंद नहीं करेंगे। तो आप ऐसी स्थिति, आप ये कहो ना सबको हम वैसा ही जैसा मॉडल बना रहे, सब स्कूलों को मॉडल बना देंगे। पहाड़ पे जब आप मॉडल बना देंगे, स्वास्थ्य की सेवा इतनी है कि कहीं आपको एक पैरासीटामोल की गोली नहीं मिलेगी। पहाड़ में अगर ओखलकांडा में बुखार आ जाए उसको, तो पैरासीटामोल लेने को आदमी नहीं आएगा, तो कहां से विकास होगा भाई साहब? तो ये पहाड़ की विडंबना है। मुझे तो बड़ा उन राज्य आंदोलनकारियों को भी मैं इस आपके मंच के माध्यम से कहना चाहिए, जैसे आपने कहा राज्य आंदोलनकारियों पर हम ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, मैं उनको इस वर्ष आपके इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि आइए, हमारी आत्मा अभी सब मरी नहीं है, हम सब लोग इकट्ठे हों, एक फिर से एक पुकार लगाने की आवश्यकता है। लोग कहते थे पहाड़ के लोग जब राज्य नहीं बना था कि पहाड़ के लोग तो चाइना से मिल जाएंगे। अरे चाइना से क्यों मिल जाएंगे? ऐसी बातें क्यों उठी? क्योंकि उनको कोई सुनने वाला नहीं था। आज भी जब राज्य बना है तो पहाड़ से बेरोजगारी के लिए बॉम्बे जा रहे हैं लोग, पहाड़ बर्बाद हो गए, पहाड़ के लोग बिल्डर कब्जा कर रहे हैं। पहाड़ के कितने लोग हैं जो पहाड़ पर लोगों ने कब्जा कर लिया। यहाँ एक गांव है, भारतीय जनता पार्टी के समय कोई गांव है, पूरा का पूरा गांव बाहर के लोगों ने खरीद लिया। जाति विशेष का, उसमें वर्ग का जिगर आया था। हम ये कह रहे हैं कि किसके शासन में हो रहे हैं? एक तरफ आप एजेंडा देते हो कि हिंदू हृदय और हिंदू सम्राट, तो आपने सारे एक विशेष समुदाय के लोगों को तो अधिकारी नहीं करी, आपने आपके अधिकार में आपने कितनों को जेल भेजा? बिल्कुल। आपने कितनों को जेल भेजा? बिल्कुल, किसी को जेल तो भेजा नहीं। तो आपके लोगों ने बेचे, सारे जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो सारे कॉलोनियों को काटने में लगे हैं। उनकी कॉलोनियां वैध है और कोई दूसरा काटे तो वह अवैध है। आप यहाँ गोलापाट देख लो, आप रुद्रपुर देख लो, आप हरिद्वार देख लो, आप शेलागुई देख लो, कहीं चले जाओ। तो ये इस मुद्दे को उठाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो नेता है उनके अंदर जी मजबूत जो एक इच्छा शक्ति वाला कोई नेता होना चाहिए था, वो नेता का अभाव मुझे दिख रहा है। क्या इस समय अधिकारियों का जो इस समय बार बार एक बात उठ के आ रही है कि अधिकारी सरकार चला रहे हैं, सरकार नेता कम चला रहे हैं, अधिकारी ज्यादा चला रहे हैं, इसको लेकर के आपने भी 1-2 बार कई अधिकारियों पे आप बरसे भी हैं, तो अधिकारियों को इतनी खुली छूट कौन दे रहा है? अधिकारी अपने मन के थोड़ी हो रहे हैं। नहीं, ये तो सरकार दे रही। सरकार ने अधिकारी, इसको कहने में पुष्कर धामी जी हमारे बड़े भाई हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इस मामले में मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से फिर भी कहने वाला हूं। आप नैनीताल जिले में ही देख लीजिए, हमारे नैनीताल के कप्तान साहब हैं, वो जनता से, कोई जनता दरबार में, आपने कमिश्नर का दरबार, वो जैसे भी हैं वो जनता से मिलते हैं, वो जनता के मुद्दों को कुछ करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन मैंने कहा कि एक जिले का एसएसपी जनता से खुलेआम नहीं मिलता है, जनता मिलने के लिए तरसती है, तो न्याय कहाँ मिलेगा? ये इतनी बच्ची का कांड हो गया, लोग थाने का घेराव कर रहे हैं, एक बच्चा मर गया। हमारे यहाँ ओखलकांडा में जितेन बोरा एक हत्याकांड हुआ, तो उसके लिए गांव वाले कई दिन मिल रहे हैं, एसएसपी नहीं मिल रहा, आईजी मिल जाएगी।
रिद्धिमा अग्रवाल से जो सही हम अब वो दोनों की कार्य प्रणाली में अंतर है, अब वो किसी से डरते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये अच्छा वो नहीं है, और मुझे लगता है कि अधिकारियों को संरक्षण सरकार देती है, नहीं तो अधिकारी की हैसियत अगर उत्तराखंड कैडर्स का अधिकारी होता तो उसको यहाँ का दर्द महसूस होता है, यहाँ के लोगों का, तो ये कहीं ना कहीं वजह भी है। मैं तो कितनी बार धरने में बैठा हूँ, मेरा चैलेंज भी है, और जिस दिन मेरी नहीं सुनेंगे तो मैं जेल से कभी डरता नहीं हूँ, क्योंकि हम पैदा ही जेल जाने के लिए। यहाँ तो महात्मा गांधी कितने जेल रहे, नेहरू जी कितने जेल रहे, इंदिरा जी ने कितनी अपने देश के लिए शहादत दे दी, राजीव जी ने दे दी, हमारे नारायण दत्त तिवारी जी ने पूरा जीवन जो है समाज सेवा के लिए लगा लिया। तो हम उनके पद चिन्हों पर चलकर हम समाज सेवा से और उत्तराखंड सेवा से राजधर्म और राष्ट्र धर्म जो हमारा है, जो हमारे माँ बाप हमारे पितरों ने जो आशीर्वाद दिया, उसको हम कतई उससे समझौता नहीं। नेहरू जी, एक बात है, जब आप राज्य मंत्री भी रहे हैं अपनी कांग्रेस सरकार में, लंबा टाइम कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी तो अभी कुछ ही समय से कहें दो बार सत्ता जो है इनकी है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार है। जब आपकी वर्तमान सरकार थी, जिस समय आप मंत्री रहे थे, क्या उस समय बहुत सारे ऐसे डिसीजन उत्तराखंड के लिए, हित के लिए होने चाहिए थे जो आज बेसिक समस्या हो रही है? भाई पैटर्न तो कहीं ऊपर से चल के आता है, तो उस समय सरकार निष्पक्ष क्यों नहीं काम करा? आज जो बहुत बेसिक समस्याएं हैं जो निरंतर हम उठते रहे, अब सारी चीज जो राजनीतिक पूरे केंद्र बिंदु हिंदू मुस्लिम पे आके अटक गया है, और कोई विकास और रोजगार प्लान की कोई ना तो विधानसभा में बात करता है, ऐसा कोई नेता मैंने तो भाई देखा नहीं जो लेकर के अपना स्वार्थ छोड़ करके और उत्तराखंड हित के लिए। भाई 70 विधायक बहुत होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, अगर हम उत्तराखंड हित के लिए राज्य बनाया है, और इतनी आसानी से तो राज्य नहीं बना था ये, हमें याद है हम तो छोटे छोटे होते थे, तो कोई एक भी विधायक ऐसा नहीं जो उत्तराखंड में हित के हो गए वहां धरने पे बैठ गया हो कि मेरे लिए उत्तराखंड के लिए होना चाहिए। आज टूरिज्म का जो हालत हम देख रहे हैं, हिमाचल से तो हम बहुत पीछे हो गए, काकचों में हो सकता है शायद बहुत आगे हो। तो ये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते आपकी बखूबी, क्योंकि आपकी बात सुनी जाती है, आम आदमी की तो खैर बात ही कौन सुन रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इस समय भाई आर पार की लड़ाई एक बार उत्तराखंड के लिए फिर जो है सारे आंदोलनकारी जितने हैं उन सबको लड़नी चाहिए मिलकर बचाने के लिए उत्तराखंड को? आपने देखा एक फिटनेस सेंटर खुलाया, उसके लिए हमने बंद करा, लोगों ने कहा किसी की ताकत नहीं है, सारे विधायकों की आत्मा जिंदी होती तो उसको बंद करा दे। हरीश पनीर को कौन दिखे? अभी जल संस्थान के 2500 ठेका घर में कल ही मैं आंदोलन करके आया देहरादून। मेरा ये कहना है कि ये बिल्कुल सही है, आवश्यकता है इस बात की कि इस टाइम पे ऐसे मुद्दों को हम उठवाएं, और राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण नहीं है लोगों के अंदर, लोग सेटिंग गेटिंग, मैंने आपको एक शब्द में बार बार उसको दोहराना उचित, लोग सेटिंग गेटिंग में लगे हैं, लोगों को राज्य के प्रति चिंता ही नहीं है, इसलिए लोग विकल्प को देख रहे हैं। इसलिए आपने देखा जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकार दिया। किस लिए नकारा? कि वो जनहित के मुद्दों की, उनकी जो जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, जिसके लिए पूरे ये छल प्रपंच रचा गया, तमाम 2 जगह नाम होने चाहिए, 1 जगह नाम होने चाहिए, वो कितनी बुरी तरीके से जिला पंचायत का चुनाव हारी। तो उनको, भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को घमंड है कि मशीन भी हमारी है, अधिकारी भी हमारे हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे चाहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी दिन को दिन, रात को रात कहा जा रहा है, अभी अंधेरा नहीं हुआ, अंधेरा होगा तो उजाला भी होगा, इस बात को हम विश्वास कर रहे हैं। और मैं आपसे आज चैलेंज करके कह रहा हूं कि ये जो 70 विधायक हैं, अगर ये 70 विधायक सजग होते, इनमें से कुछ तो होंगे सजग, मैं सबको नहीं कर सकता एक श्रेणी में, इनमें से अधिकतर इन्होंने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार की जड़ में धकेलने का, उत्तराखंड में इनकी 4-4 लाख रुपए तनख्वाह आ रही। अरे भाई 4-4 लाख रुपए तुम्हारी तनख्वाह आ रही, तुम भी कह दो ना सुशीला तिवारी में इलाज फ्री करा दें, तुम भी कह दो पहाड़ में हॉस्पिटल, हमारी विधायक निधि नीचे सारा पैसा जो है अच्छे सरकार, विधायक निधि तो आदों की तो यूज ही नहीं हो रही है, ये भी बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का। 25% मैं खुलेआम कह रहा हूँ आपसे, मैं एविडेंस दे दूंगा, 25-25, 30-30% विधायक नीति में कमीशन, भ्रष्टाचार की बू तो यहीं से है। अगर आपको विधायक को तनख्वाह दे दीजिए ना, विधायक नीति खत्म कर दीजिए। ये कहीं सरकार, पहले क्या विकास नहीं हुआ? पहले हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, कितने बड़े बड़े डैम बने, कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनी, कितने बड़े बड़े हाईवे बने, क्या ये भाई सब कुछ तो हुआ, वो बिगड़ भ्रष्टाचार। आप किसी नेता को, आज नेता कौन बनता है? पब्लिक के दिमाग में एक इमेज आ गई है, नेता वो बनेगा जिसको पैसा कमाना है। अच्छा आदमी आज जनसेवा की ओर नहीं जाना होगा, बहुत गंदगी है। कई अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, वो IAS है, वही भट्ट है मैडम, अभी हाल में उसने इस्तीफा दे दिया। कई और ऐसे IAS हैं जो अच्छे, एक से एक ईमानदार हैं, वो बेचारे बड़े परेशानी में रहते हैं क्योंकि उनको इतना दबाव दिया जाता है। अच्छा, नेतागिरी भी बहुत एक महंगी कहें एक किस्म की वस्तु हो गई है, चुनाव लड़ना बहुत टफ हो गया, क्योंकि सारा खेल जो है धनबन का
होके रह गया। अभी जो वर्तमान की आपने बात करी, चुनाव की बात करी, जो जिला पंचायत और ये सब ग्राम प्रधान वगैरह के चुनाव हुए, मुझे एक बात जाननी है आपसे, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं और राज्य आंदोलनकारी हैं, तो क्या मनमाने तरीके से किसी भी सीट को आप जब चाहे न्यूट्रल कर लो, जब चाहे अनारक्षित कर लो, जब चाहे आप ओबीसी कर लो, तो ये क्या जनता के साथ छल नहीं है भाई? आप ठीक है, सत्ता आपकी है, ये आपकी सरकार में भी रहा है भाई, कॉपी तो वहीं से हुआ है, तो ये गलत नहीं है। अगर हम अगर मान लीजिए कोई चुनाव होने से पहले 6 महीने पहले डिक्लेयर कर दें ये सीट ऐसी रहेगी, और चुनाव जीतने के बाद अगर जिला पंचायत अध्यक्ष बनना है तो वो समान या जो भी हो चुनाव से पहले हो जाए, आप मनमाने तरीके से कैसे अपने आप कर सकते हैं? तो कहां से न्याय होगा? सतपाल महाराज जी एक संत है, बिल्कुल, और उनका बहुत सम्मान है। बिल्कुल। वो पिछली बार जब चुनाव हुआ था, उन्होंने कहा था ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा। क्या उन्होंने एक मंत्री के पद पर रहते हुए इतनी बड़ी बात बोली, और आज फिर से वही भ्रष्टाचार, मेंबरों को खरीद फरोख्त चल रही है, लोग आपदा में इतने मर रहे हैं, लोग सारे नेता गायब हैं, सब नेता इसलिए गायब हैं कि वो उनको सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं, सारे मेंबरों को खरीद रहे हैं। 25-25, 30-30 लाख रुपए जिला पंचायत सदस्य, 50 लाख रुपए जिला पंचायत सदस्य की कीमत, और 5 से 10 लाख रुपए क्षेत्र पंचायत सदस्य की कीमत लग गई। ये भ्रष्टाचार कहाँ जा रहा है? मैंने तो ये कहा था कि आम जनता से कराओ ना इस चुनाव। अब सतपाल महाराज ने बयान दिया, उनको उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि मैंने ये बयान गलत दिया करके। अगर सही दिया तो चुनाव करा दें आम जनता से ना। क्या हो गया, हो गया नीचे की बॉडी का हो गया, ऊपर का आम जनता से चुनाव के लिए जाइए। नहीं कराएंगे, क्योंकि उनको ये टाइम देखना है कि हम क्या खरीद फरोख्त करके केंद्र के साहब हम पंचायत चुनाव भी जीत गए। जीते नहीं है एक भी जगह इनके जिला पंचायत सदस्य, लेकिन अब दबाव दिया जा रहा है कि साहब तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तुम्हें पुलिस उठा लेगी, गुंडई करके वो जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख को काबिज होना चाहिए। ये है इसका कारण। वरना भाई आप डेमोक्रेसी को ले कहां जा रहे हो? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं ये कहां सोए हैं, ये क्यों नहीं जाग रहे हैं? और इन ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों का खुलेआम मुखर विरोध होना चाहिए। इनको पता चलना चाहिए कि डेमोक्रेसी को जिस महात्मा गांधी ने पूरे दुनिया में पूजे जाते हैं, जिस डेमोक्रेसी के लिए महात्मा गांधी, उस डेमोक्रेसी पे आज खतरा मंडरा रहा है। आप खतरा कैसे मंडरा रहा है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं नाम बता रहा हूं। हमारे यहाँ एक बाघ से महिला भीमताल में मारी गई, उसमें सुबोध उनियाल जी, माननीय मंत्री जी, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने रामचंद्र काड़ा ने एक वीडियो हैंड फ्री करके मोबाइल से बोला। उसमें उन्होंने क्या माननीय न्यायालय को जो है क्या अपशब्द नहीं किया, आप सुनना चाहेंगे तो मैं जाऊंगा, अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसमें रेट लगाऊंगा कि एक जज को ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया कि कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। तो यानी न्याय कहीं है नहीं, और कोई गरीब आदमी कहते तुरंत कोर्ट की अवमानना लग जाए, तो उस पर क्यों नहीं लगेगी भाई? एक विधायक जो है खुलेआम इस तरह से अनलगर बयानबाजी कर रहा है, तो जब भैया जज साहब ने उसका संज्ञान, जब उनको कोई ऐसे शब्द में उस पर कह नहीं सकता हूं, क्योंकि हम देवता के बाद न्यायपालिका को मानते हैं। वो मैं वीडियो सुना सकता हूँ, आप सुनना चाहेंगे तो। आपने सुना होगा वो वीडियो, कितने अपमानजनक उन्होंने एक जज को कहा, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। राज्य आंदोलनकारी हो या विपक्षी के लोग हैं, उसको कोर्ट में ले जाना चाहिए था, अब तक रेट लग जानी चाहिए थी। क्यों नहीं लगी भाई रेट? जो ये कह रहा है कि हाई कोर्ट का जज इसकी ये और दी कि आपने सुना होगा, मैं उस पर कहना उचित नहीं समझता हूं, तो उसका संज्ञान माननीय न्यायालय ने भी नहीं लिया और माननीय हमारे नेताओं ने भी नहीं लिया, क्योंकि सब सेटिंग गेटिंग। मैंने क्या कहा? सेटिंग गेटिंग। अब हो सकता है हरीश पनेरू इसलिए तो कामयाब नहीं हो पाया, सब अंदर सब एक है। अच्छा पनेरू जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, आपसे तो हम 4 घंटे क्या 10 घंटे भी बात करेंगे, वो भी शायद उत्तराखंड के बहुत सारे बिंदुओं में बात कर सकते हैं। क्या राज्य आंदोलन जब चल रहा था, उस समय राज्य बनने की लड़ाई चल रही थी, उस समय की कोई हम आपसे घटना जानना चाहेंगे जो आप के जहन में हो, जो याद करके झंझोड़ती हो, और उस समय कोई पीड़ा भी होती है क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई चली थी उस समय, कोई ऐसी घटना बताइए। देखिए, एक तो ये बगवाड़ा के एक हमारे सरदार जी थे, मंडी के अध्यक्ष, वो स्वर्गीय हो गए। उन्होंने मुझसे कहा नगर पालिका रुद्रपुर के सामने हरीश पनेरू तुम्हें गोली मार देंगे, तुम जो है हल्द्वानी से पेट्रोल भरो। मेरे साथ कमलेन्द्र सिंहवाल, नंदिनी जोशी जो आज भाजपा के नेता हैं, ये तमाम लोग थे। और बंग्याल जी ने मुझसे कहा कि पनेरू तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम घर के अंदर चले जाओ। निशंक जी को पर्वतीय विकास मंत्री होने के बाद रुद्रपुर सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में पूरी रुद्रपुर की जनता ने उनको बंधक बना ली, प्रशासन के नाक में दम कर दिया, और निशंक जी ना ऊपर निकल पाए ना नीचे निकल पाए।
तो ये नेता वो दौर मुझे याद आता है। हमें लगता था कि अब मरे तब मरे। एक बार एक मेरे साथ था विनोद सिरोही, उसका वो मेरे साथ था, मेरा दोस्त था, वो गैर पहाड़ी था, तो वो मेरे साथ आ गया आंदोलन मीटिंग में कहीं, तो उसका नाम अखबार वालों ने छाप दिया, जो है ये राज्य आंदोलन के समर्थन में। उन दिनों हम किसी देशी को ढूंढते थे यार, कोई प्लेन से आदमी हो वो भी राज्य का समर्थन कर दे, तो उसका नाम अखबार में छप गया। अच्छा। छप गया तो उसने मेरे ऊपर पुलिस में कंप्लेंट कर दी और पुलिस से मुझे धमकाया। अच्छा। तो हमारे एक साहब सिंह बिर्क बगवाड़ा के हैं, तो उनका बड़ा दबदबा, वो भी स्वर्गवासी हो गए, तो उन्होंने फिर वो सिरोही को समझाया कि यार तू पनेरू, अब मैं भी डर गया थोड़ा, मैंने कहा अरे साले सब एक हो गया, मुझे कहीं मार तो नहीं देगा। तो उन्होंने मुझे माफी मांगनी पड़ी, हाँ भाई तेरा नाम अब आइंदा से नहीं छपेगा, जबकि मैंने नहीं छापा था, वो पत्रकार ने मेरे साथ, जैसे आप आए तो पत्रकार ने लिख दिया विनोद सिरोही, तो मुझे माफ, ये राजेश शुक्ला जी पहले राज्य के समर्थक, तो इनकी उसमें वो थी भूमिका कि ये राज्य के विरोध में थे। इन्होंने कहा पनेरू भाई तुम क्यों गए, तुम्हारा नाम कैसे आ गया। तो होता ही है जब दो धाराएं लड़ती। तो हमको ऐसे कई किस्से ऐसे हैं जो कई आज भी हम लगता है कि सबसे ज्यादा फायदे में कौन रहे तराई में, जिन्होंने राज्य का विरोध किया सबसे ज्यादा फायदे में, चाहे वो हरभजन सिंह हो, चाहे वो राजेश शुक्ला हो, चाहे वो हमारे माननीय जितने भी विधायक हैं तराई के अधिकतर, ये सब राज्य से, आज भी अगर इनसे दिल से पूछ लो, कसम खिला के बच्चों की, तो इनसे पूछो, ये अंदर से राज्य के साथ इनके मेल नहीं खाते। मुझे आप पनेरू जी इस हमारी उत्तराखंड की जनता को, क्योंकि आप स्टूडियो आए हैं और मैंने जैसा बताया बहुत सारे आपसे हम बातें करना चाहते हैं। एक तो उत्तराखंड का कोई ऐसा लोकगीत, क्योंकि उत्तराखंड हमारी पहचान लोकगीत से हमेशा याद रहती है कि हम उत्तराखंडी है, कोई ऐसा गीत आपको याद हो उत्तराखंड का और उसी बहाने एक संदेश के रूप में जनता को जाए? वो गीत है मेरा, त्योरो पहाड़ मेरो पहाड़, रय दुखों को ड्योरो पहाड़, त्योरो पहाड़ मेरो पहाड़, रय दुखों को ड्योरो पहाड़, अफसरों ने चूसो पहाड़, अफसरों ने चूसो पहाड़, ठेकेदारों ने फोड़ पहाड़, नेताओं ने तोड़ पहाड़, त्योरो पहाड़ मेरो पहाड़, रय दुखों को ड्योरो पहाड़, घेरन बाढ़ ग्वावन गुशा, घेरन बाढ़ ग्वावन गुशा, त्योरो पहाड़ मेरो पहाड़, सुंगरों ने खन पहाड़, अफसरों ने चूस पहाड़, ठेकेदारों ने लूट पहाड़, मेलेदारों ने खरीद पहाड़, त्योरो पहाड़ मेरो पहाड़, रय दुखों को ड्योरो पहाड़। पहाड़ में बहुत दुख है और पहाड़ की व्यथा, ये गाना वो अजय डोंडियाल जी हैं और एक कनवाल जी हैं, उन्होंने एक गाना गाया इस पर, हम पहाड़ी सा जन कहाँ जाना, कहाँ उड़ बे होना। तो पहाड़ की इतनी व्यथाएं हैं, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मन कई बार आंसू निकलने लगते हैं। पहाड़ की उस गर्भवती महिला से पूछो जो घास काटते टाइम मर रही है। एक हमारे गांव में कुंडल एक ग्राम सभा, वो घास काटते टाइम मर गई, उसको 1 रुपया सरकार की ओर से मुआवजा नहीं मिला। और उस टाइम जो वहां अधिकारी गए थे उन्होंने कहा, विधायक के पसंद के नहीं थे, उन्होंने कहा अब इसको पोस्टमार्टम मत कराओ और ये मत कराओ, उसका ऐसे करा दिया। आप कह रहे हैं कि उसकी मौत ऐसी होगी, उसको बेचारी को तरस की, वो भगवान बेचारा करेगा। मैं कह रहा हूँ हाँ, वो गुलजू न्याय करेंगे उसके। वो बच्चे बिल्कुल इतने छोटे छोटे हैं, जैसे नहीं 1 साल का है, फिर 1 2 साल का, 1 3 साल का, 1 5 साल का। तो इस तरह से पहाड़ की व्यथा है। ये पहाड़ के बारे में मैं कहता हूँ, जय जय हो बद्रीनाथा, जय जय हो। आपने अपने गीत से उत्तराखंड की सच्चाई बयां करी है भाई। नेताओं ने जो और अफसर जो चूस रहे हैं, जिसको समझ आती होगी पहाड़ी, वो तो भाई पूरा समझ गया होगा। और मुझे लगता है वो सारे चीजें, ठेकेदार भी आ गए उसमें, सब आ गए। और एक्चुअल वो पहाड़ की स्थिति है भाई। और क्योंकि भाई हमारा उत्तराखंड नहीं होगा, पहाड़ी नहीं होगा, पहाड़ी पहाड़ में नहीं रहेगा, तो उत्तराखंड की पहचान ही क्या है भाई। आज की डेट में उल्टा हो गया, पहाड़ का आदमी नीचे चला गया और नीचे का उल्टा जाने लगा, उसको वैल्यू समझ आ गई पहाड़ की। तो ये रुकना चाहिए, प्लान नहीं रुकेगा तो हम उत्तराखंड का वर्चस्व खत्म हो जाएगा भाई। हमारी पहचान तो पहाड़ से है। पहाड़ में पलायन के बारे में एक बात कहना चाहता हूं मैं। लोगों ने कहा पलायन कैसे रुकेगा? पलायन के लिए विजन होना चाहिए। आप फ्री में राशन दो, ये अच्छी बात है, पहाड़ में गरीबी आज भी है, लेकिन पहाड़ में आपने देखा होगा कोई झोपड़ी वाला 1-2% लोग मिलेंगे, सबके पास पत्थर वाले मकान होते हैं जो होते हैं। पहाड़ में पलायन रोकने के लिए सबसे बड़ा है कि पहाड़ में अनाज उसको मिलेगा जो खेती करेगा। बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया।
जानवर खाएंगे कोई बात नहीं, आप सरकार एक सिस्टम बनाए कि फ्री अनाज हम उसको देंगे जो खेत जोतेगा, जो खेत पर हल लगाएगा, जो पानी लगाएगा, खेत को जोतेगा, उस पर हल करेगा। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हो नहीं रहा। तो इसलिए पलायन का पहाड़ में शिक्षा अच्छी दे दो, पहाड़ में स्वास्थ्य अच्छा दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा स्वास्थ्य दो मेन चीजें तो हैं। ये तो बहुत सारा लंबा एक डिबेट का, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं और आपके सामने रख जा रहा हूं कि ये जो शासक वर्ग है, चाहे वो जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जिनके पास ताकत है, उन ताकत वालों को इस मुद्दे को 2027 के चुनाव में इनको पूछने की, इनको कटघरे में खड़े करने की आवश्यकता है। अगर हरीश पनेरू की करनी और करनी में अंतर है तो मुझे भी खड़ा करिए आप। अच्छा, आपसे एक अंतिम सवाल है, 2027 को लेकर के आप क्या अपनी सोच रखते हैं? और जनता, क्योंकि जानना चाहती है, आप प्योरली पॉलिटिकल आदमी भी हैं और जनहित में लगे रहते हैं, क्या 27 को लेकर के कोई प्लानिंग है आपकी? नहीं, मैं 2027 का चुनाव जनता के आशीर्वाद से, जनता के बीच में भीमताल विधानसभा से लड़ूंगा और मेरी जनता जैसे चाहिए, जनता का जैसा आशीर्वाद होगा कि कहाँ से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस का महामंत्री हूँ, लेकिन मेरी जनता जो चाहिए, और जनता ने जो मुझे अपार प्रेम दिया है, जो भगवान ने मुझे शक्ति दी है, उस शक्ति के साथ हम 2027 में भीमताल से भ्रष्टाचार, अन्याय, राम सिंह कड़ा की जो दादागिरी है, राम सिंह कड़ा के जो रामदाई का होटल है भीमताल में, 2-2-3 वो गाना के भलो भीमताल में के भलो अच्छा जीरो रामदाई को होटल गाना, वो गाना चला है। तो परसों में गया तो वहां लोगों ने बोलने नहीं दिया, गाना किसी ने गाया, उसने लगा पनेरू ने गा दिया। अरे भाई, मैंने थोड़ी कहा उस गायक से तू ये गाना बना, और उसने बेचारे के मन में आया, उसने बना दिया। अब वो उनके, लेकिन बहुत हिट गाना रहा, अब वो फिट बैठ गया उनके ऊपर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुदरत भैया, इसलिए अन्याय अत्याचार मत करो। उनकी बहु चुनाव हार गई, बीडीसी का छोटा सा चुनाव हार गई, तो एक वो नौलिया जी हैं हमारे, उनने जिताया। तो इसलिए भ्रष्टाचार का, मैंने कह दिया, इसलिए भ्रष्टाचार का खात्मा होगा, अन्याय का खात्मा होगा। ये देवभूमि है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, सत्य की विजय होगी। जहां धर्म है वहां सत्य है, और जहां अधर्म है वहां भ्रष्टाचार है, अन्याय, अत्याचार है, उसका खात्मा होना निश्चित है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बातों बातों में आपने 2027 को भी बता दिया। हो सकता है उत्तराखंड को तीसरे विकल्प की जो आपने बताया है कि भाई नकेल तभी कसी जा सकती है जब कोई वाकई में समझेगा कि हमारे भी ऊपर कोई है। और जिस हिसाब से दोनों पार्टियां, आपने जैसे कि कई बातों में बताया, अधिकारी है, नेता है, मनमानी कर रहे हैं। और चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, और उत्तराखंड हित के लिए, बहुत सारे युवाओं के लिए आपने एक प्रेरणा वाली जो कई बातें बताई हैं। और हम आशा करते हैं कि आपका अपना जो विजन है और आपकी सोच है और जनहित के लिए ऐसे आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब, आपको बहुत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।